ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर में जैसे मैंने आपको बताया 3 लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को, इस यूनिट को ख़त्म कर देंगे। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक तो इंट्रोडक्शन वर्क एनर्जी का, दूसरा हम लोग वर्क बाय कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स। ये आज 2 ही टॉपिक रहेंगे, उसके ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल होंगे और आज का लेक्चर हो जाएगा हमारा ख़त्म। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर जो एनर्जी पे लॉज बने हैं, जैसे एक बड़ा कॉमन लॉ है, तुम लोगों ने सुना होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस टाइप के 1-2 लॉ पढ़ेंगे और फिर हमारा सेकंड लेक्चर भी ख़त्म। थर्ड लेक्चर में केवल 2 चीज़ें होंगी पढ़ने को, एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, और उसके बाद पावर एंड कोलिजन। बस 3 लेक्चर में हम लोग इस पूरी यूनिट को ख़त्म कर देंगे। इंटरेस्टिंग है, इजी है, हर वे से आपको ये समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्क। वर्क क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्क क्या होता है। क्या होता है वर्क, कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, जैसे ये यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, जिस डायरेक्शन में क्या हो, फोर्स हो, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, उसका प्रोडक्ट कहलाता है क्या, वर्क। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, सब लोग नोट कर लो। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि वर्क कब होगा, जब हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, वैसे तो वर्क हर सिचुएशन में होगा, अगर कहीं पर फोर्स लग रहा है और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट वो किसी डायरेक्शन में हो, वर्क तो होगा, लेकिन नेचर अलग अलग होगा वर्क का, उसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तुम सिंपली ये बोल सकते हो कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लिखा गया, साथ के साथ नोट कर लो ताकि उसके बाद दिक्कत ना आ जाए तुम्हें। इसके बाद हमें डिस्कस करना है वर्क बाय एक कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैसे होगा, इसको हम 2 सिचुएशन में पढ़ेंगे। पहला देखो, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द डायरेक्शन लग रहा है। जैसे ये आपका एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर F लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो मोशन हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये आपका जैसे डिस्प्लेसमेंट x है, तो जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, वर्क इज इक्वल टू F डॉट x। अगर क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। जैसे यहाँ पे फोर्स था 5 न्यूटन, इस 5 न्यूटन फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ गई 10 मीटर, तो आपसे वर्क पूछेगा, वर्क कितना होगा, वर्क होगा कितना, 5 × 10 यानी कि 50। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज, हैं, अच्छा क्या होगी, जूल। कॉपी पेस्ट चल रहा है, लिखा गया, कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हमारे पास आया सेकंड ऑप्शन इसका, कि वर्क डन व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई एंगल बन रहा हो, उस सिचुएशन में हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बड़ा सिंपल सा काम है, इसका एग्जांपल हम लोग हमेशा से यही लेते हैं कि ये एक टॉय कार है, ठीक है, मुझे कार ऐसी बनानी आती है, इस पे एक बच्चा एक रस्सी लेकर के इसको ऐसे खींच रहा है इस डायरेक्शन में, ये है F, उसकी वजह से कार में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इस तरफ, ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, वर्क कितना है। डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो उसी डायरेक्शन का फोर्स और क्या
डिस्प्लेसमेंट, दोनों का क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो हम इस फोर्स के ना दो कंपोनेंट कर लेते हैं। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा कहलाएगा, इस बात में किसी को कोई समस्या, और एक होगा आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ कोस थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, एफ ऑफ कोस थीटा। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ कोस थीटा इनटू में एक्स। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ एक्स कोस थीटा। तो जब भी हमें क्या करना है, इंक्लाइंड हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे पर, कोई एंगल बना रहे हो, जैसे यहाँ पर एंगल थीटा है, तो हमें क्या कर देना है, कंपोनेंट ब्रेक करना है फोर्स का। कौन सा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। जिस कंपोनेंट पर मोशन हो रहा है, जिस कंपोनेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, उसी का यूज करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर फोर्स यही लग रहा था सेम, और इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, मोशन क्या आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एंगल थीटा है, तब ये एफ कोस थीटा नहीं रहेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, एफ साइन थीटा। हमें क्या देखना है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो उसी तरफ का फोर्स लेना है और उन दोनों का प्रोडक्ट करना है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। एक बात और तुम याद रखोगे, वो बात क्या याद रखोगे कि एफ एक्स कोस थीटा, ये कुछ याद आ रहा है, अगर एफ भी एक वेक्टर है, एक्स भी एक वेक्टर है, तो ये कौन सा रूल था, किस चीज़ का फॉर्मूला था, ये हम लोगों ने दो प्रोडक्ट पढ़े थे, कौन कौन सा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं डॉट प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर हम लोग क्या लिखते थे कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, और अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। तो हमारे पास जो वर्क डन था वो क्या था, एफ एक्स कोस थीटा। ठीक है, तो इन वेक्टर फॉर्म इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म वर्क डन कैन बी रिटन एज एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। ठीक है, अच्छा तुम्हें एक चीज और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम इस प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को क्या भी बोलते थे, स्केलर प्रोडक्ट बोलते थे ना, अरे याद है तुम लोगों को, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते थे, यानी डॉट प्रोडक्ट से जो भी फिजिकल क्वांटिटी निकलेगी वो एक क्या होगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमें पढ़ना है नेचर ऑफ वर्क डन, कि वर्क डन किस किस नेचर का हो सकता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, तीनों हो सकती है एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क डन भी कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि अगर फर्स्ट केस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नज़र आ रहा है सभी को। ए ऑप्शन की मैं अगर बात करूं तो ए ऑप्शन कुछ ऐसा है कि फोर्स लग रहा है अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, ये एंगल कितना हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करें तो एफ डॉट एक्स कोस थीटा। अब एफ और एक्स कुछ भी हो, कोस क्या होगा और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, तो वर्क डन टोटल कितना हो जाएगा। तो ये हमारा केस बन गया कि वर्क डन क्या भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। केस नंबर 2 देखो, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है।
तो ऐसे केस में अगर बी पार्ट की मैं बात करूं तो बी पार्ट के अंदर अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है तब क्या होगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स इंटू में कोस जीरो, कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, दोनों पैरेलल ही होंगे ना एक ही लाइन पर, इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल दोनों के बीच क्या हुआ जीरो। अगर दोनों के बीच एंगल जीरो हुआ तो ये क्या होता है 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे एफ डॉट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। पहले केस में हमारा वर्क था कितना जीरो था, पहले केस में वर्क था जीरो, दूसरे केस में वर्क क्या आ गया पॉजिटिव। थर्ड केस देखो, फोर्स की डायरेक्शन है अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है अपोजिट, ठीक है, यानी कि इधर अगर डिस्प्लेसमेंट और इधर अगर आपका फोर्स, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 180। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू एफ डॉट एस लिखो, एक्स लिखो इंटू में कोस 180, ठीक है, कोस 180 लिखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा F डॉट एस, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हमारा जो फोर्स जो सॉरी वर्क जो निकल के आया, ये वर्क था ना, जो वर्क जो निकल के आया वो क्या हुआ नेगेटिव वर्क, माइनस का F डॉट एस बन जाएगा ना, तो वर्क क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो नेचर ऑफ अगर वर्क की बात करें तो जो वर्क का नेचर है वो कैसा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें इसके एग्जांपल कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब जीरो होगा और वर्क कब नेगेटिव होगा, तो पहला केस तो कोई भी ब्लॉक को कोई भी पर्सन क्या कर रहा है पुश कर रहा है और उसकी वजह से मोशन भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है, तो वर्क कौन सा होगा पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में पुश किया गया उसी डायरेक्शन में अगर ब्लॉक में मोशन आ गया तो वर्क कौन सा रहेगा पॉजिटिव। दूसरा केस देखो जब वर्क जीरो होगा, इसका एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी कोई कूली कोई भी सामान लेकर के चलता है, ठीक है, कूली क्या करता है अपने सर पे सामान उठाता है, अब फोर्स क्या mg डाउनवर्ड लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जो भी उसके ऊपर जो भी अटैची है कोई बैग है उस बैग के ऊपर क्या लगेगा अपवर्ड फोर्स, और उसका मोशन किस तरफ होगा हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और वो मोशन करेगा ऐसे, ठीक है, तो एंगल कितना बन जाएगा 90। उस केस में कुली द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा जीरो। अब बात करें नेगेटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क ऐसा समझो कि तुम्हारी तरफ कुछ चला आ रहा है, जैसे कि कोई ट्रक कार कुछ भी चला आ रहा है, ठीक है, और तुम जिम विम जाके बिल्कुल रेडी हो, तुम्हें लग रहा है कि हमारे अंदर बहुत फोर्स है और तुम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, वो अब भी तुम्हारी तरफ ही चला आ रहा है, यानी तुमको ही वो पीछे धकेल रहा है। ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि ट्रक को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ना, तो जो उसका मोशन है उससे अपोजिट तुम फोर्स लगाओगे। अगर तुम उससे अपोजिट फोर्स लगाओगे ट्रक तो नहीं रुकने वाला, तुम्हारा ही मोशन हो जाएगा उसके साथ। तो अप्लाइड फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो क्या थी अपोजिट डायरेक्शन में थी, तो जो तुम्हारे द्वारा वर्क किया गया ट्रक पर वो कैसा था नेगेटिव वर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, वो है डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क। डायमेंशन और यूनिट ऑफ वर्क की बात करें हम लोग, जैसे सबसे पहले एसआई सिस्टम में देखेंगे। एसआई सिस्टम में वर्क का फॉर्मूला पता चल गया, एफ डॉट एस होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ की एसआई यूनिट क्या होती है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर को ही बोला जाता है जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। उसके बाद डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 T-2, अरे यही होता है ना, इनटू में डिस्प्लेसमेंट यानी एक और L, तो हमारे पास जो डायमेंशन बनेगा वो क्या हो जाएगा
m1 l2 t -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क डन। कोई इशू नहीं है, लिखा भी गया। इसके बाद अगर हम बात करें किसमें, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में वर्क का फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की SI सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, डायन, याद है, इनटू में सेंटीमीटर। तो सीजीएस सिस्टम में जो वर्क की यूनिट बनी वो क्या हो गई, डायन सेंटीमीटर। और डायन सेंटीमीटर को हम लोग लिखते हैं अर्ग। डायन सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं, अर्ग लिखते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ग इज इक्विवेलेंट टू, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डायन सेंटीमीटर। वहीं अगर हम लोग रिलेशन देखें, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ न्यूटन मीटर लिख दूँ, यहाँ इसी के साथ ही लिख दूँ जूल। न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं। इसको कन्वर्ट करते हैं, देखो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁵ इनटू में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, यानी 10⁻², है ना। तो टोटल कितना हो गया, 10⁻, यानी 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखा गया क्या, लिख लो सब लोग इसे। इसके बाद ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स बताई थी ना मैंने तुम लोगों को, याद है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.8 kg वेट, ऐसा कुछ करवाया था, याद है, याद है सब लोगों को। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल टू F.S। F की बात करें तो वो क्या है, 9.8, या फिर इसको वेट इनटू में डिस्प्लेसमेंट को मीटर ही रखेंगे, ठीक है। तो 1 ग्रेविटेशनल यूनिट में इसका जो वर्क बनेगा वो कितना हो जाएगा, केजी वेट मीटर, केजी वेट मीटर। और तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 9.8 kg मीटर, ठीक है। अगर ये पूछे कि 1 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क को आप न्यूटन में कन्वर्ट करो तो तुम लोग क्या कर दोगे, 1/9.8, ठीक है। और अगर 1 जूल में आपसे ग्रेविटेशनल वर्क पूछे तो 9.8 kg मीटर, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद वर्क डन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि आपको क्या गिवन मिलेगा, आपको गिवन मिलेगा जैसे F है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, जैसे डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर इज इक्वल टू SI कैप प्लस, इसको S1 लिखूँ, S1I कैप S2J कैप प्लस में S3K कैप, ठीक है। इन दोनों से आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क। वर्क तो हमने सीखा था क्या होता है, F.S। दोनों का सिंपली क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट सिखाया था कि I का I के साथ होगा 1 और बाकी दोनों के साथ क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज I और J के बीच का एंगल 90 और I और K के बीच का भी एंगल 90 और cos 90 यूज करते हैं, cos 90 0, तो इनकी वैल्यूज भी 0। और यहाँ I और I के बीच का एंगल कितना होता है, 0, cos 0 1, तो हमें केवल क्या लिखना है, x इंटू S1, तो बस लिख देंगे, क्या बन जाएगा, x इंटू S1
प्लस वाई इंटू एस टू प्लस जेड इंटू एस थ्री इज द वर्क डन। अगर ऐसे आपको कंपोनेंट्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तो आप सिंपली उनका क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, आपको वर्क डन मिल जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, दोबारा से क्यों आ गया? चलो फिर ये क्वेश्चन करो। ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप in 10 meter during this process the force on the cycle due to the rod is 200 newton and is directly opposed to the motion. How much work does the rod do on the cycle and how much work does the cycle do on the rod? करो फटाफट। अरे देखो क्या हो रहा है। ए साइक्लिस्ट कम्स टू ए स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। एक कोई साइकिल जा रही होगी। अब मेरे को साइकिल कैसे बनाएं? टायर तो रोड पे ही रखने पड़ेंगे। लग रही है क्या साइकिल? ये साइकिल जा रही है, एक साइकिलिस्ट इसके ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। और वो क्या करता है, ब्रेक सप्लाई करता होगा, स्कीडिंग होती है यानी कि रिवॉल्व नहीं हो रहा अब टायर। समझ आ गई बात? अब टायर क्या नहीं हो रहे, रिवॉल्व नहीं हो रहे। ये 10 मीटर के बाद जाकर के रुकता है, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि फोर्स कितना लगता है अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के, 200 न्यूटन, ठीक है। अब तुम्हें यह बताना है कि साइकिल ने रोड पर कितना वर्क किया और रोड ने साइकिल पर कितना वर्क किया। समझ आ गया क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, यानी कि रोड साइकिल पर कितना वर्क कर रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि साइकिल रोड पर कितना वर्क कर रही है। करो फटाफट और आंसर बताओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तुम्हारी बुक में मिलेगा। देखो केस नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल। वर्क हमें निकालना है, वर्क होता है एफ डॉट एस। एंगल का तो कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। साइकिल भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एंगल 180 ले सकते हैं हम लोग। एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्या बनेगा, देखो फोर्स है 200 इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी है 10 इनटू में कोस कितना है 180। आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 2000 जूल। ये वर्क किया गया रोड द्वारा किस पे, साइकिल पे, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो रोड ही लगाएगा ना, सरफेस ही लगा रही है 200 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा अब दूसरा केस देखो, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, कि वर्क साइकिल द्वारा रोड पे कितना किया गया। तो फोर्स तो साइकिल भी 200 ही लगाएगी। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्स तो 200 है नो डाउट, पर क्या रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट आई? पता चला रोड भी फिसल गया हो, साथ में चला गया हो,
कि साइकिल की फोर्स से रोड ने चलना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं है। यानी कि रोड पर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। अगर रोड पर डिस्प्लेसमेंट 0 हुई तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, तो साइकिल ने रोड पर वर्क किया 0 और रोड ने साइकिल पर कितना वर्क किया, माइनस का 2000 जूल। क्या सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन IIT 98 में पूछा गया, ए फोर्स F is equal to minus k y I cap plus x j cap where k is positive constant x on a particle moving in the xy plane starting from the origin. The particle is taken along the positive x axis to the point a comma 0 and then parallel to the y axis to the point a comma a. The total work done by the force F on the particle is. स्टार्ट कहाँ से हुआ है, a कोमा 0 से, कहाँ तक ले गया, a कोमा a तक। तुम्हें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। फोर्स गिवन है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। करो फिर फटाफट। एक्स वाई प्लेन बना लें, ये है हमारा x, ये है हमारा y। एक पॉइंट है यहाँ से रखा गया है, कहाँ पे, a कोमा 0 पे, है ना, x एक्सिस पे a कोमा 0 पे। y एक्सिस के पैरेलल चलना शुरू करता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, ये पॉइंट है a कोमा a। ठीक है, किस फोर्स की वजह से, फोर्स गिवन है आपको माइनस के y, ये i कैप है, प्लस में x j कैप। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने सीखा था ना कि अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन हो, अगर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, तो r कितना होगा या s कितना होगा, देखो क्या करें, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी a माइनस a i कैप, प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि a माइनस 0 j कैप। ठीक है, कितना बना, 0 i कैप प्लस में a j कैप, यानी कि आपका s निकल के आ गया a j कैप। किसी को इसमें परेशानी? इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम लोगों को वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ की वैल्यू है माइनस के N2 में वाई आई कैप प्लस में एक्स जे कैप, और डॉट क्या करना है, एस, एस कितना है, ए जे कैप। ठीक है, माइनस के एज इट इज़ बाहर रख लिया, y इंटू आई कैप, आई कैप तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, 0। तो x इंटू में a, x इंटू में a, तो वर्क डन आ गया हमारे पास माइनस के एक्स इंटू ए। अगर हम लोग x एक्सिस को देखें तो x एक्सिस पे एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, a, तो x को भी हम लोग यहाँ a पुट कर सकते हैं, जैसे y को भी क्या पुट कर सकते थे, a ही पुट कर सकते थे, क्योंकि y पर भी कितना चला था, a ही चला था। तो हम लोगों ने लिखा वर्क इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वेयर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, नोट कर लो फटाफट।
इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? ऐसा है, देखो ये एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के ऊपर एक चेन को रखा गया है। एक चेन को रखा गया, ये चेन है जैसे। इस पूरी चेन की जो लेंथ है, इस पूरी चेन की लेंथ वो कितनी है? ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये 2 मीटर लेंथ की पूरी चेन है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, जो ये यहाँ पे हैंग हो रही है, जो लटक रही है चेन, इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 60 सेंटीमीटर। और इस पूरी चेन का मास है 4 kg। ठीक है, अब इस चेन को खींच करके ऊपर लेके आना है। जब ये पूरी चेन ऊपर आ जाएगी तब आपको वर्क डन बताना है कितना हुआ। AIEEE में पूछा गया क्वेश्चन है, अब ये है ही नहीं। AIEEE अब कुछ नहीं है, पहले अब इसको IIT में मर्ज कर दिया गया है। ये होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, AIEEE, जिसको रखा जाता था IIT से नीचे। IIT के बाद की पोस्ट थी किसके पास? AIEEE के पास, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे उनके लिए, यानी जिनके पास नॉन मैड होती है +1 2 में। लेकिन उसके बाद शायद 2013 और 14 में इसको बंद कर दिया गया और IIT ही सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करने लगी। IIT में जो टॉपर होते थे उनको IIT में भेजा जाने लगा और जिनके कम मार्क्स आते थे उनको NIT वगैरह में भेजा जाने लगा, जो पहले AIEEE काम करती थी। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। यूनिफॉर्म चेन का मतलब यहाँ पे ये है कि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है? यूनिफॉर्मली है। यानी कि अगर 4 kg कितनी लेंथ पे फैला हुआ है? 2 मीटर पर, तो 60 सेंटीमीटर पर कितना मास होगा ये निकालो पहले तो 4/2 इंटू में 60/100। फॉर्मूला समझ आ गया क्या किया मैंने? पूरी लेंथ पर 2 मीटर पर 4 kg मास है, तो 1 मीटर पर कितना होगा? 4/2। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर पर कितना होगा? इंटू में 60/100 कर दिया। आंसर क्या आया बताओ? ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना? 0.6 बनाना, 2 इंटू 0.6 यानी कि 1.2 kg। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इतनी चेन का जो लटक रही है इसका मास निकाल लिया कि इसका मास कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगी? डाउनवर्ड काम करेगी। इस पूरे मास को हम इसके सेंटर पे मान लेते हैं कि पूरा मास कहाँ है? इस जो ये 60 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट है इसके सेंटर पे है, यानी कि 30 सेंटीमीटर ऊपर, और यहाँ से भी कितना? 30 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर जो मास हुआ ये कितना हो गया? 1.2 kg। अगर इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल। फोर्स होगा हमारा, मास है 1.2 kg, इंटू में g की वैल्यू है 10 यानी कि 12 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अगर पूरा मास सेंटर पे है तो हम ये भी सोचेंगे कि केवल हमें 30 सेंटीमीटर ही इसको ऊपर लेकर के जाना है। ऐसा क्यों सोचेंगे? देखो, अगर मैं इसको खींचना शुरू करूँ तो मेरा जो फोर्स होगा वो mg के इक्वल होते ही ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, हम लोग इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो धीरे धीरे मास तो कम होता जाएगा ना। यानी एक्चुअल में ये जो केस बनेगा वेरिएबल फोर्स का बनेगा, जैसे जैसे खींच रहे फोर्स क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। तो इसलिए हम लोग इसको सेंटर पर लेकर के पूरे को एक ही मास मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे ये 30 सेंटीमीटर दूर केवल एक ही मास है, कितना? 1.2 न्यूटन।
ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 30/100। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 12 3 जा 36 जूल बाय 10, यानी कि 3.6 जूल इज द आंसर। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम लोग जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।